हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज का ये वीडियो जरूर देखिएगा, खासकर जो माइनिंग सरदार की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है 50 क्वेश्चंस होंगे और डेफिनेटली गारंटी दे सकते हैं कि 50 क्वेश्चन में कम से कम 10 क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस पिक किए गए हैं जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं हर बार के माइनिंग सरदार के क्वेश्चंस, उन्हीं में से पिक किया गया है। ठीक है, और ये पूरी कोर्स भी नहीं है, ये सिर्फ 6 या 7 चैप्टर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टेस्ट को। पहले तो यहाँ पे मैं कोई भी नाम डाल लेता हूँ, जो नाम ऑलरेडी डाटाबेस में सेव होगा, जैसे मैं दीपक डाल लेता हूँ। ठीक है, चलिए अब मैं इसको सबमिट करता हूँ और इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। पहला क्वेश्चन है, सपोर्ट खोलने का नियम इनमें से कौन बनाता है? मैनेजर, DGMS, CMD या रीजनल इंस्पेक्टर? तो उसका सही आंसर हो जाएगा मैनेजर, क्योंकि आपको बता दें सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल अब हटा दिया गया है और स्टार्टर कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान एक शुरू किया गया है, रेगुलेशन नंबर 123। तो उसको ध्यान में रखते हुए स्टैंडिंग ऑर्डर के हिसाब से मैनेजर सपोर्ट खोलने का नियम बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, BWE बकेट व्हील एक्सकवेटर कहाँ उपयोग किया जाता है? BCCL में, CCL में, MCL में या NLC में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा NLC में, यानी कि नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन। आपको बता दें बकेट व्हील एक्सकवेटर ओपन कास्ट माइंस में यूज़ करने वाला सबसे बड़ा मशीनरी है और इसको लिग्नाइट कोयले को काटने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन जो कि तमिलनाडु नवेली में है, ये एग्जैक्टली एक कंपनी है जिसमें 2 या 3 बकेट व्हील एक्सकवेटर लगाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइज ऑफ बर्म विल बी? बर्म का साइज़ क्या होगा? टायर साइज 1 मीटर, 3 मीटर, बेंच साइज। तो इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, टायर साइज बोल के। नहीं है, ऐसा नहीं है, आप किताब पढ़िए अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा। 1 मीटर होता है बर्म का साइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूफ बोल्ट और होल की बीच की दूरी कितनी होती है? ये WCL का क्वेश्चन है जो पूछा गया है। तो रूफ बोल्ट की दूरी अगर बात करें, रूफ बोल्ट का और होल के बीच में जो दूरी रहता है उसमें बीच में हम लोग सीमेंट डालते हैं, ठीक है, कैप्सूल डालते हैं, तो 8 से 10 mm रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SCAMP का फुल फॉर्म क्या होता है? द स्टार्टर कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान, सेफ्टी कमेटी एंड मैनेजमेंट प्लान, सिस्टमेटिक कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान या नन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टार्टर कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान, जो कि रेगुलेशन नंबर 123 यानी 123 में आता है। ठीक है, सपोर्ट से रिलेटेड यही रेगुलेशन है, SSR को हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HFL का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट फ्लूइड लेवल, हाईएस्ट फ्लड लेवल, हाईएस्ट फ्लोरिक लेवल या नन? तो इसका सही आंसर आपको पता ही होगा, हाईएस्ट फ्लड लेवल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटीन्यूअस सिम किसे कहेंगे? जब दो कोल सिम की दूरी 9 मीटर से कम हो, 10 मीटर से कम हो, 11 मीटर से ज़्यादा हो, 11 मीटर से कम हो। तो इसका सही आंसर आपको पता है, 9 मीटर से कम या 9 मीटर के केस में हम लोग इसको कंटीन्यूअस सिम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी माइंस में सबसे पहले किसे अपॉइंट किया जाता है? एक माइंस अगर आप खोलने वाले हैं तो आपको सबसे पहले किसको अपॉइंट करना पड़ेगा? मैनेजर को, लेबर को, ऑफरमैन को, सेफ्टी ऑफिसर को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैनेजर को। किसी भी माइंस को खोलने के लिए सबसे पहला जो वर्कर होता है, सबसे पहला जिसको अपॉइंट किया जाता है वो होते हैं मैनेजर। मैनेजर को अपॉइंट करने के बाद ही बाकी किसी का अपॉइंटमेंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, LHD मशीन क्या है भैया? टायर माउंटेड है, क्रॉलर माउंटेड है, बोथ है, नन है? तो आपको पता ही होगा LHD मशीन जो है वो टायर माउंटेड मशीन है। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस पिक किए गए हैं। आप कोई भी माइनिंग सरदार का क्वेश्चन निकालिए, खोलिए और इस सब क्वेश्चन को खोजिए, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्किंग ब्रेक को उपयोग किया जाता है चलते डंपर को रोकने के लिए, डंपर को पार्क करने के लिए, डंप कोरते समय या ढलान में डंपर को उतारने के लिए? तो देखिए, बेसिकली डंपर में 5 टाइप के ब्रेक इस्तेमाल किए जाते हैं। सर्विस ब्रेक होता है एक, पार्किंग ब्रेक होता है एक, रिटार्डेड ब्रेक होता है एक, ठीक है, एक इमरजेंसी ब्रेक होता है और एक साइड डंप ब्रेक होता है। तो 4-5 ब्रेक को इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से सर्विस ब्रेक जो है वो नॉर्मल जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो ब्रेक इस्तेमाल करते हैं, बस उसी तरह से इस्तेमाल करते हैं। पार्किंग ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं जब हमको गाड़ी को पार्क करना है, एक जगह पर खड़ा रखना है ताकि गाड़ी हिले नहीं। ठीक है, रिटार्डेड ब्रेक को यूज़ करते हैं जब हम लोग को ढलान में उतरते हैं, उस टाइम रिटार्डेड ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, डंप ब्रेक को तो जैसे नाम से ही पता है, डंप करते हैं तो गाड़ी को स्टेबल रखने के लिए ताकि गाड़ी हिले नहीं, है ना, क्योंकि बहुत सारा कोयला का वजन होता है तो उसमें गाड़ी हिल सकता है, पलट सकता है, तो उसके कारण। और इमरजेंसी ब्रेक को यूज़ करते हैं जब अचानक से कोई इमरजेंसी हो जाए, अचानक से मान लीजिए कोई सामने आ गया तो ब्रेक मारेंगे तो चारों चक्का जो है लॉक हो जाएगा। ठीक है, बाकी सस्पेंशन उसमें रहता है, इससे झटका नहीं लगता। तो पार्किंग ब्रेक का उपयोग किया जाता है डंपर को पार्क करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग से कितने वोल्ट की जांच की जाती है?
डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में कितना वोल्टेज है, यानी कि रो बोल्ट जो आप किए हैं उसमें कितना % का टेस्ट करते हैं, तो आपको 1%, 5%, 10% या 100%। तो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग 1% को करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें जितना रू बोल्ट है उसमें से 1% को सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए 100 गो है तो उसमें से 1 को चुनेंगे और उसमें इतना वजन देंगे जब तक कि वो कबड़ के निकल ना जाए, ठीक है। और वो स्ट्रेंथ को नापेंगे, भैया कितना वजन लास्ट तक ये सह सकता है, इसका क्षमता कितना है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। सॉरी, मेरा तबीयत थोड़ा डाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजीएमएस के किसी भी परीक्षा में बैठने के लिए मिनिमम एज कितना चाहिए? 18 साल चाहिए, 20 साल चाहिए, 21 साल चाहिए, 22 साल चाहिए? तो डीजीएमएस का परीक्षा में बैठने के लिए मिनिमम जो एज कम से कम आपको चाहिए होगा वो 20 साल होना चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ पे एज वाला सब क्लियर कर देते हैं। माइंस में जॉब करने के लिए कम से कम आपको 18 साल चाहिए, और माइंस में ट्रेनिंग करने के लिए यानी अप्रेंटिस ट्रेनिंग करने के लिए कम से कम 17 साल उम्र होना चाहिए। अगर आपका 18 साल से कम है यानी 17 साल है और आप ट्रेनिंग करने के लिए गए हैं तो आपके गार्जियन का परमिशन चाहिए होगा, ठीक है। वो लेटर बना के देंगे, तो कुछ कागजी प्रक्रिया है, तभी जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो डीजीएमएस का एग्ज़ाम में बैठने के लिए मिनिमम 20 साल, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि मैनेजर बनने के लिए जो मिनिमम एज चाहिए होता है वो 23 साल चाहिए होता है, ठीक है। तो ये वाला सब याद रखिएगा। मैनेजर के लिए 23 साल, डीजीएमएस का एग्ज़ाम में बैठने के लिए 20 साल, माइंस में नौकरी करने के लिए 18 साल और ट्रेनिंग करने के लिए 17 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएमपी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, सर्विस माइन प्लान, रेस्क्यूअर सिक्योर प्लान या नन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, ठीक है, एसएमपी, जो कि रेगुलेशन नंबर 104 में दिया गया, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से क्या बेंच ओवरबर्डन बेंच के नीचे बेस में नहीं होना चाहिए? ठीक है, ओवरबर्डन का जो बेंच होता है, बेंच का जो बेस होता है नीचे वाला पोर्शन, उसमें ये में से कौन सा चीज़ नहीं होना चाहिए? ब्लैक सॉइल नहीं होना चाहिए, एलुबियम नहीं होना चाहिए, बोल्डर नहीं होना चाहिए, नन? तो देखिए इसमें जो सही आंसर है वो है ब्लैक सॉइल। देखिए कारण बताते हैं आपको। इसको हम लोग अपना भाषा में बोलते हैं चीटा माटी, ठीक है। झारखंड में चीटा माटी बोलता है, चिकना मिट्टी बोलता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें दबता है, इसमें टेकिंग एबिलिटी नहीं रहता, ये एक तरह से दबता है। जब उसमें पैर रखिएगा, वजन रखिएगा तो पूरा का पूरा दबने लगेगा, धंसने लगेगा, तो आपका जो बेंच है वो स्टेबल रह ही नहीं सकता। एलुबियम है तो कुछ हद तक रह सकता है, अगर ज़्यादा मात्रा में है, मोटा है और बीच में अगर हार्ड कवर है। बोल्डर है, बोल्डर भी सह सकता है, ठीक है। लेकिन ब्लैक सॉइल जो है वो सह नहीं सकता है, उसमें थोड़ा सा भी पानी पड़ गया बरसात में तो वो दबना शुरू हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण बेंच अनस्टेबल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई भी सामान औजार घट जाता है तो माइनिंग सरदार तुरंत किसको बताएगा? माइंस का मैनेजर को बताएगा, ऊपर का अधिकारी जो वहाँ मौजूद रहेगा, जनरल मैनेजर को, या सपोर्ट क्रू को? तो अभी सी बात है, नॉर्मली पता है क्या होता है, जब माइनिंग सरदार के पास कोई सामान घट जाता है तो वो ओवरमैन को इन्फॉर्म करता है। यहाँ ओवरमैन का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ ऊपर का अधिकारी जो मौजूद रहेगा, तो ये आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एसएसआर का फुल फॉर्म क्या है? सिस्टमैटिक सपोर्ट रूल, स्लोप स्टेबिलिटी रडार, सपोर्ट सप्रेसिंग रूल या नन? देखिए इसमें दोनों का दोनों आंसर आपको सही लग रहा होगा कि भैया सिस्टमैटिक सपोर्ट रूल भी है और स्लोप स्टेबिलिटी रडार भी है। नहीं, सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल नाम जो शब्द है, इस वर्ड को पूरा का पूरा रेगुलेशन से हटा दिया गया है। तो आप कहीं नहीं कह सकते हैं सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल, आप भूल जाइए क्या होता था, कैसे था, ठीक है, वो चीज़ हट चुका है। 2017 में स्लोप स्टेबिलिटी रडार यूज़ किया जा रहा है, तो आपको यही बोलना पड़ेगा और यही आपका सही भी होगा, ठीक है। अगला सवाल है, पावर सपोर्ट कहाँ यूज़ किया जाता है? लॉन्गवाल में, वुडन पिलर्स, टॉइंग, केविंग? तो पावर सपोर्ट लॉन्गवाल में यूज़ किया जाता है, जिसका कैपेसिटी 300 से लेकर के 800 टन के आसपास होता है। अगला सवाल है, सीएचपी का फुल फॉर्म क्या होता है? कोल्ड हैंडलिंग प्लांट, कोल होल्ड प्लांट, कोल हेल्प प्लांट या कोल ऑफ हाइड्रोलिक प्लांट? तो उसका सही आंसर हो जाएगा कोल हैंडलिंग प्लांट। अगला सवाल है, जॉइनिंग फेस कम्स अंडर, जब दो फेस ज्वाइन करने लगते हैं तो उसमें हम लोग ज्वाइनिंग गैलरी बोलते हैं, तो वो किस कंडीशन में होगा? 10 मीटर में, 9 मीटर में, 8 मीटर में, 11 मीटर में? तो ये जो सवाल है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन ऐसे हैं, ठीक है, जिसमें आपको देख के कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि यार कुछ किताब में हमको लगता है ये है, कुछ किताब में ये है। तो आप फाइनली बताइएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये वाला क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ज्वाइनिंग फेस, ज्वाइनिंग गैलरी कब बोला जाता है, कब उसको माना जाता है? 10 मीटर है, 9 मीटर, 8 मीटर या 11 मीटर? ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। अगला सवाल है, माइनिंग सरदार कितने घंटे के अंदर डिस्ट्रिक्ट का इंस्पेक्शन करेगा? ठीक है, तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा 2 घंटा, 3 घंटा, 8 घंटा, नन। तो इसका सही आंसर होगा 2 घंटा, ठीक है। आपको यहाँ पे एक और सवाल बताते हैं, माइनिंग सरदार एक शिफ्ट में कितनी बार जांच करेगा, डिस्ट्रिक्ट का जांच करेगा? ऐसा अगर क्वेश्चन है तो उसमें 3 हो जाएगा। आपको बताते कैसे।
जब उस ड्यूटी ज्वाइन करता है तो उसका 2 घंटा का अंदर पहली बार इंस्पेक्शन करना पड़ता है डिस्ट्रिक्ट का। उसके बाद हर 4 घंटा में कम से कम 1 बार इंस्पेक्शन करना होता है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो एक शिफ्ट में कम से कम 3 बार माइनिंग सरदार इंस्पेक्शन करता है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में पूछा था कि माइनिंग सरदार एक शिफ्ट में कम से कम कितनी बार डिस्ट्रिक्ट का जांच करेगा। तो 3 बार कम से कम डिस्ट्रिक्ट का जांच करेगा, ठीक है, जिसमें पहला जांच जो 2 घंटा के अंदर, उसके बाद बाकी जो है 4-4 घंटा के अंदर। अगला सवाल है कंट्रोल ब्लास्टिंग कहाँ यूज़ किया जाता है? ओपन कास्ट में, अंडरग्राउंड में, लॉन्ग वॉल में या बोर्डन पिलर में? तो इसका सही आंसर ओपन कास्ट होगा। कंट्रोल ब्लास्टिंग करते हैं तो उसका 3 तरीका होता है, प्री स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग एंड लाइन ड्रिलिंग, ठीक है, नॉन एल वाला भी होता है, सॉरी। तो 3 तरीका होता है इसमें। मफल ब्लास्टिंग कंट्रोल ब्लास्टिंग का तरीका में नहीं आता, वो अलग चीज़ है, ठीक है। मफल ब्लास्टिंग में जो आसपास का स्टार्टा है वो डैमेज नहीं हो, आसपास का घर द्वार, इसके लिए हम लोग उसको कवर करते हैं। कंट्रोल ब्लास्टिंग का बेसिक नीड होता है वाइब्रेशन को कम करना, ठीक है। तो ओपन कास्ट माइंस पे इसको यूज़ करते हैं। अगला सवाल है एसडीएल का फुल फॉर्म क्या है? साइड डिस्चार्ज लोडर, साइड डिस्चार्ज लोडर, सर्विस डिसकंटिन्यू डंप या नन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइड डिस्चार्ज लोडर। अगला सवाल है डोजर का उपयोग क्यों करते हैं? स्क्रैपिंग द मटेरियल, लोडिंग मटेरियल, कोल कटिंग, नन? तो डोजर का उपयोग करते हैं धकेलने के लिए, माल को धकेलने के लिए, यानी स्क्रैपिंग द मटेरियल को, ठीक है, एक जगह जमा करने के लिए। अगला सवाल है पिलर काटने के दौरान जो गैलरी बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? स्लाइसिंग, स्प्लिट गैलरी, बोथ या नन? तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग कहते हैं उसको, ठीक है। स्लाइसिंग अलग चीज़ हो गया। डिप्लेयरिंग वाला वीडियो अगर आप मेरा देखे होंगे तो आपको पता होगा, नहीं देखे हैं तो डिप्लेयरिंग का कंप्लीट मैंने वीडियो बनाया है एमसीक्यू के जरिए, 50 एमसीक्यू क्वेश्चन के जरिए मैंने पूरा डिप्लेयरिंग कवर किया। वो अगर आप कर लीजिएगा तो आपका डिप्लेयरिंग क्लियर हो जाएगा। इसी तरह ओपन कास्ट के बारे में भी मैंने बताया है, ठीक है। ओपन कास्ट को मैंने 4-5 पार्ट में बताया है। अगर वो सारा एमसीक्यू देख लीजिएगा तो आपका पूरा का पूरा ओपन कास्ट कवर हो जाएगा। ऐसे करते करते बहुत सारे वीडियो में और भी बनाऊंगा, ठीक है। अगला सवाल है भारत में पहली बार स्लोप स्टेबिलिटी रडार कहाँ उपयोग किया गया था? सस्ती माइंस में, पेंच में, खनन में या दुर्गावती में? यह WCL 2018 का क्वेश्चन लिया हुआ है। तो भारत में पहली बार स्लोप स्टेबिलिटी रडार जो है वो सस्ती माइंस में शुरू किया गया था। और आपको ये भी बता दें स्लोप स्टेबिलिटी रडार 8 को जो है अभी वो अप्रूवल के अंडर में है और 8 और यूज़ किया जाने का प्लानिंग है WCL के द्वारा। अगला सवाल है पिलर का साइज किस बात पर निर्भर करता है? कोल सीम से सरफेस का गहराई, इंक्यूबेशन पीरियड, डिस्ट्रिक्ट का साइज, पिलर का हाइट? तो उसका सही आंसर हो जाएगा कोल सीम से सरफेस तक का जो गहराई है। अगला सवाल है कंपिटेंट पर्सन को कौन अपॉइंट करता है? CMD, जनरल मैनेजर, मैनेजर या नन? तो आंसर आपको पता है, मैनेजर। अगला सवाल है सेफ्टी कमेटी का चेयरमैन कौन होता है? मैनेजर, CMD, जनरल मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर? तो इसका जो मैनेजर अध्यक्ष होता है, चेयरमैन होता है, वो मैनेजर होता है और जो सेक्रेटरी होते हैं वो सेफ्टी ऑफिसर होते हैं, ठीक है। इसमें 13 मेंबर टोटल होता है, बाकी आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है होल रोड का ग्रेडियंट कितना होगा? 1/14, 1/16, 1/10, 1/20? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/16, ठीक है। होल रोड का ग्रेडियंट 1/16 होता है। अगला सवाल है सेफ्टी बेल्ट इनमें से किसके द्वारा अप्रूव किया जाएगा? DGMS के द्वारा, मैनेजर के द्वारा, रीजनल इंस्पेक्टर के द्वारा या नन के द्वारा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा DGMS के द्वारा। DGMS अप्रूव करता है, एक्चुअली चीफ इंस्पेक्टर अप्रूव करता है जितना भी इंस्ट्रूमेंट है। याद रखिएगा कभी भी कोई इंस्ट्रूमेंट का बात है कि भैया इसको कौन इन्फॉर्म करेगा, इसको कौन अप्रूव करेगा, ये नया सिस्टम अगर अडॉप्ट करना है तो इसको कौन अप्रूव करेगा? तो एक्चुअली जब भी कोई नया सिस्टम, नया टेक्निक, नया इंस्ट्रूमेंट का बात किया जाए तो उसको चीफ इंस्पेक्टर ये करता है। और जब कोई नया पुराना तरीका है उसमें नोटिस भेजी वाला बात होगा तो रीजनल इंस्पेक्टर आप मान लीजिएगा, ठीक है। तो DGMS यहाँ पे अप्रूव करेगा क्योंकि चीफ इंस्पेक्टर का ऑप्शन नहीं है। अगला सवाल है अरेंज द कोल ग्रेड इन हाई कार्बन कंटेंट टू लोवेस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट किस में है, उसके बाद उससे कम उसे करते हुए अरेंज करें। तो इसमें पहला आंसर ही सही होगा, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट एंड लिग्नाइट। क्योंकि एंथ्रासाइट में जो कार्बन कंटेंट है वो 86 to 96% हो जाता है, बिटुमिनस में उससे थोड़ा कम हो जाता है, पीट में, और लास्ट में लिग्नाइट में होता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि कोयला जो है वो 5 तत्वों से बना है। जैसे बाकी चीज़ें होती है, जैसे हमारा बॉडी जो है वो 5 तत्वों से बना होता है, मिट्टी, वायु, अग्नि, जल, आकाश, ठीक है। इसी तरह से कोयला जो है वो भी 5 तत्वों से बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। याद रखिएगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, ठीक है। इसमें जो प्राइमरीली होता है सबसे ज़्यादा जिसको देख के क्वालिफिकेशन किया जाता है, अलग अलग क्लासिफिकेशन किया जाता है, वो होते हैं कार्बन। तो कार्बन कंटेंट बोलते हैं उसको। अगला सवाल है CMR 1957 को कब अपडेट किया गया था? तो ये आपको पता है 2017। अगला सवाल है ओपन कास्ट माइंस में ब्लास्टिंग शेल्टर का ब्लास्टिंग। तो नेक्स्ट सवाल है ओपन कास्ट माइंस में ब्लास्टिंग शेल्टर से ब्लास्टिंग जोन की कितनी दूरी होनी चाहिए? देखिए नियम यह है कि 500 मीटर ब्लास्टिंग सेफ जोन माना जाता है कि फ्लाई रॉक उड़े नहीं, लेकिन जो ब्लास्टिंग शेल्टर के अंदर ब्लास्टिंग कराते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में
आप 500 मीटर के अंदर में ही कहीं पे अपना शेल्टर लगा करके, जो कि लोहा का होता है 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.5 1.8 जो उसका डायमेंशन होता है, उसके अंदर में घुस के आप ब्लास्टिंग करा सकते हैं। तो वो जो दूरी होगा वो कम से कम 180 मीटर होगा। अगला सवाल है ओपन कास्ट माइंस की सबसे बड़ी मशीनरी कौन सी है? ड्रैग लाइन, बकेट व्हील एक्सकवेटर, रॉब शॉवेल या पिलोडर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बकेट व्हील एक्सकवेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉनेल इनमें से किससे संबंधित है? ओपन कास्ट ब्लास्टिंग में, अंडरग्राउंड ब्लास्टिंग, मेटेलिक ब्लास्टिंग, नन? तो आंसर हो जाएगा ओपन कास्ट ब्लास्टिंग। इसको हम लोग यूज़ करते हैं कंट्रोल ब्लास्टिंग के फॉर्म में। नॉनेल अगर यूज़ करते हैं तो इसमें वाइब्रेशन कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है H/L इन हाइड्रोलिक शॉवेल मीन्स। H/L का मतलब क्या है? हाइट बाई लेंथ, हाइट बाई लेवल, हाइट बाई लोडिंग, हायर बाई लोडिंग। तो सही आंसर हो जाएगा हाइट बाई लेंथ, ठीक है। आज मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कवर कर रहा हूँ। आपको पता है, मुझे पता है कि आपको बहुत स्पीड लग रहा होगा, बट थोड़ा सा पॉज कर करके या प्ले कर करके वापस से देख लीजिएगा। एक्सप्लोसिव वैन की मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए यहाँ पे स्पीड वाला मैं सारा डाटा क्लियर कर देता हूँ। एक्सप्लोसिव वैन की मैक्सिमम स्पीड होती है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। वही डंपर का अगर बात करें तो डंपर अगर डंपिंग यार्ड में जा रहा है तो मैक्सिमम स्पीड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और डंपर अगर नॉर्मली माइंस के एरिया के अंदर में है तो जो स्पीड लिमिटिंग डिवाइस होता है वो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे में इसको लिमिट करके रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि एक्सप्लोसिव वैन का बात है तो 25 किलोमीटर। अगला सवाल है जैज रोल कहाँ यूज़ किया जाता है? तो हॉलेज में यूज़ करते हैं, इसको पता ही होगा। फिर बोला गया है कि गैलरी की मैक्सिमम हाइट कितनी होती है? तो 3 मीटर होता है, आपको पता होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि जो चौड़ाई होता है गैलरी का वो 4.8 होता है मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ मैं बोर्ड एंड पिलर का बात कर रहा हूँ। अगर आप बात करेंगे डिप्लेरिंग में तो उसको हम लोग थोड़ा सा ऊंचाई बढ़ाते हैं, ठीक है। अगर आप पढ़े होंगे अच्छे से तो आपको पता होगा कि डिप्लेरिंग जब हम करते हैं तो सपोर्ट वपोर्ट खोलने के बाद हाइट को हम लोग थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, खींच लेते हैं, जितना पॉसिबल होता है खींच लेते हैं। 4.5 मीटर से ज़्यादा हम लोग फिर भी गैलरी का हाइट नहीं बढ़ाता, ठीक है। तो यहाँ नॉर्मली कुछ ऐसा बोला नहीं है, तो हमेशा 3 मीटर। गोफ इनमें से किससे संबंधित है? लॉन्ग वाल में भी गोफ बनता है, बोर्ड एंड पिलर में भी बनता है, तो इसलिए बोथ मारेंगे। अगला सवाल है एंकरेज टेस्टिंग से कितने वोल्ट की जांच की जाती है? 1%, 10%, 100%, 50%? 10%। देखिए 2 क्वेश्चन याद रखिएगा हमेशा। एंकरेज टेस्टिंग 10% के लिए करते हैं और डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग 1% के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये डाटा याद रखिएगा। अगला सवाल है हाइड्रोलिक्स एंड स्टोइंग इनमें से कहाँ उपयोग किया जाता है? बोर्ड एंड पिलर में, लॉन्ग वाल में, बोथ में या नन? ठीक है। तो हाइड्रोलिक्स एंड स्टोइंग हम लोग दोनों जगह यूज़ करते हैं, ठीक है। लॉन्ग वाल रहे चाहे बोर्ड एंड पिलर रहे, ठीक है। हाइड्रोलिक्स एंड स्टोइंग को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल है ANFO इनमें से का फुल फॉर्म क्या होता है? अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल ऑयल होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्विंग एरिया इनमें से किससे संबंधित है? एक्सकॉवेशन, सपोर्ट, बोथ, नन? तो एक्सकॉवेशन से संबंधित है। इनमें से कोकिंग कोल कहाँ पाया जाता है? BCCL, NCL, WCL, ECL? तो इसका सही आंसर हो जाएगा BCCL। CCL में भी पाया जाता है, CCL का एक एरिया है ढोरी, वहाँ पे कोकिंग कोल का मात्रा पाया जाता है। अगला सवाल है AFDSS का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम, ऑटो फ्यूल डिप्रेशन सीक्वेंस सिस्टम, बोथ या नन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम। इसको यूज़ करते हैं 35 टन या 50 टन से ऊपर का जो डंपर होता है उसमें, ताकि आग ना पकड़े, है ना। ऑटोमेटिकली आग बुझाने का एक व्यवस्था होता है, ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम। अगला सवाल है कॉकिंग सिलेंडर की लंबाई कितनी होती है? ठीक है, तो 1.2 मीटर से कम होना चाहिए इसका, चूँकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है 1.2 से कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा होता है तो 1.2 ही टिक करेंगे, ठीक है। अगला सवाल है अगर कभी मिसफायर हो जाए तो इनमें से कौन डील करेगा? ओवरमैन, असिस्टेंट मैनेजर, शॉट फायरर जिसने ब्लास्टिंग किया हो, या अगला शिफ्ट का शॉट फायरर? तो शॉट फायरर जो ब्लास्टिंग किया है वही डील करता है, ठीक है। अगला सवाल है माइंस में सेफ्टी देखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? DGMS की, IBM की, NCL की या CCL की? तो obvious सी बात है DGMS का। और लास्ट क्वेश्चन है LHD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लोड होल डंपर, लोकल हाइड्रोलिक डंपर, लो होल हाई डंपर या फिर नन? तो सही आंसर आ जाएगा लोड होल डंपर, ठीक है। तो चलिए इसको हम सबमिट करते हैं, ओके। जस्ट 1 सेकेंड, 2 मिनट का टाइम बचा हुआ है, ठीक है। मैंने 25 मिनट का टाइमिंग सेट किया था। चलिए इसको मैं पहले सबमिट करता हूँ, फिर देखता हूँ इसमें कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, ओके। 19 नंबर का क्वेश्चन, देखो 49 सही हुआ, एक गलती हुआ। एक गलती कहाँ हुआ मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको समझा रहा था उस टाइम, मैंने ऑप्शन को बताया था आपको, लेकिन टिक कुछ और कर दिया था। जस्ट 1 सेकेंड, मैंने आपको बताया भी नहीं था, ये मैंने कहा था कि आप खुद बताइएगा जॉइनिंग गैलरी जब होता है वो किस कंडीशन में होता है। तो यहाँ पे मेरा एक ये जो
चूँकि मैंने आपसे पूछा था कि कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो ये कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा, ठीक है। सारे का सारा सही है क्योंकि मैंने खुद क्वेश्चन सेट किया है और ये WCL और जितने भी माइनिंग सरदार के एग्जामिनेशन है उससे पिक किया गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा, गारंटी है कि 50 क्वेश्चन में कम से कम 10 क्वेश्चन आपको भिड़ने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका किस्मत। तो माफ़ कीजिएगा, तबीयत थोड़ा डाउन चल रहा है, 2 दिन से मैंने वीडियो भी नहीं बनाया था। तो हमको पता है यार कि आप लोग चैनल खोल के देखते होंगे कि नया वीडियो आया कि नहीं आया, खासकर जो WCL की तैयारी कर रहे हैं, मुझे वो फीलिंग पता है, बट थोड़ा सा फिजिकल प्रॉब्लम है भाई साहब, क्या ही करें। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।